नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू कायदानी बातों। दोस्तों, अगर आपका हक किसी ने छीन लिया या आपका हक किसी ने मार लिया है तो आप उस वक्त क्रिमिनल कोर्ट नहीं जाते, लेकिन सिविल कोर्ट आपको जाना होता है। यानी कि अगर कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, अगर आपका पैसा कोई लौटा नहीं रहा है तो ऐसे मामलों में आप सिविल कोर्ट जाते हैं। लेकिन सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि सिविल कोर्ट में सिविल सूट फाइल करें कैसे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे कि सिविल सूट कैसे फाइल किया जाता है। स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ समझेंगे। दोस्तों, अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं या आप जूनियर एडवोकेट है तो ये एपिसोड आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। और अगर आप आम आदमी है यानी कि सामान्य प्रजा है तो ये आपको आपके अधिकार दिलाने में मदद करेगा दोस्तों। तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा। तो आज का सफ़र शुरू करते हैं हम। सिविल सूट कोर्ट में कैसे फाइल होता है, उसकी प्रोसेस क्या होती है और ये कितने कितने स्टेप्स उसमें आते हैं। तो पहले हम समझेंगे सिविल सूट क्या होता है। क्रिमिनल केस में क्या होता है, सज़ा और जेल या फाइन होता है दोस्तों। जबकि सिविल सूट जो होता है उसमें हक, अधिकार और मुआवजा कोर्ट दिलाती है। उसके अगर एग्जांपल हम देखें तो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट यानी ओनरशिप तय करना, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच यानी पैसा वापस लेना, इंजक्शन यानी रोक लगवाना जिसको हम स्टे बोलते हैं। तो ये सारी रेमेडी जो है वो सिविल कोर्ट दिलवाती है। अगर आपका प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, ओनरशिप आपको तय करनी है या प्रॉपर्टी आपकी किसी ने कब्जा किया है, एनक्रोचमेंट किया है तो आपको पोजीशन वापस चाहिए तो आपको सिविल कोर्ट जाना होगा। कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच, अगर कोई एग्रीमेंट किसी पार्टी के साथ आपका हुआ है और वो एग्रीमेंट में जो कंडीशन है वो उसका ब्रीच होता है तो आपको सिविल कोर्ट जाना होता है। और इंजक्शन यानी किसी बात के ऊपर आपको अगर स्टे लेना है यानी किसी चीज़ करने से किसी को रोकना है, यानी समझिए कि आपके प्रॉपर्टी किसी ने सेल कर दी है इलीगली और आपको पता चला और आप कोर्ट में गए हैं तो वो आगे दूसरे किसी को सेल ना करे, ऐसी रोक लगवानी है, इंजेक्शन लेना है तो भी आपको सिविल कोर्ट जाना होगा दोस्तों। तो जब भी आपके अधिकार का उल्लंघन होता है तो सिविल कोर्ट आपको मदद करता है दोस्तों। उसमें क्रिमिनल कोर्ट आपको मदद नहीं कर पाएगा। उसके बाद हम देखेंगे सिविल सूट दायर करने की शर्तें, उसकी कंडीशन क्या होती है। सिविल सूट अगर आपको दायर करना है तो कौन कौन सी कंडीशन जो है वो फुलफिल होनी चाहिए दोस्तों। तो पहली और इम्पोर्टेंट कंडीशन है सिविल सूट की कॉज ऑफ एक्शन। कोई असली विवाद होना चाहिए, इमेजिनरी नहीं। यानी कॉज ऑफ एक्शन है वो साफ साफ होना चाहिए, इमेजिनरी कॉज ऑफ एक्शन नहीं चलेगा दोस्तों। और दूसरा उसकी शर्त है, दूसरी इंपॉर्टेंट शर्त है ज्यूरिडिक्शन। तो ज्यूरिडिक्शन है वो 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। पहला होता है टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन यानी किस जगह कोर्ट में केस फाइल होगा, सिविल सूट फाइल होगा। दूसरा होता है पेक्यूनियरी यानी कितनी रकम तक का केस कौन सी कोर्ट सुनेगी या देखेगी। उसके बाद तीसरा होता है सब्जेक्ट मैटर यानी फैमिली, प्रॉपर्टी या कॉन्ट्रैक्ट आदि। ये सारी 3 बातें हैं जो सूट जो होता है फाइल करने का ज्यूरिडिक्शन वो तय करती है दोस्तों। उसके बाद तीसरी कंडीशन है लिमिटेशन पीरियड। हर केस की समय सीमा तय होती है, जैसे कि रिकवरी ऑफ मनी 3 साल। यानी कि सिविल सूट फाइल करने में लिमिटेशन एक्ट जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है दोस्तों। कोई भी सूट फाइल करने की एक समय सीमा तय की गई है लिमिटेशन एक्ट में। फॉर एग्जांपल, आपका पैसा किसी ने लिया है और वो वापस नहीं दे रहा है तो रिकवरी सूट आपको फाइल करना है तो 3 साल के अंदर आपको रिकवरी सूट फाइल करना होगा। अगर उसके बाद आप करेंगे तो कोर्ट आपको सुनेगी नहीं दोस्तों। तो लिमिटेशन जो है वो इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है सिविल सूट में दोस्तों। तो ये सिविल सूट दायर करने की शर्तें हमने देखी। पहला है कॉज ऑफ एक्शन, दूसरा है ज्यूरिडिक्शन। ज्यूरिडिक्शन कितने प्रकार के होते हैं उसकी हमने चर्चा की दोस्तों। और तीसरा होता है लिमिटेशन। उसके बाद हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फाइलिंग सिविल सूट का क्या होता है दोस्तों। स्टेप 1 प्लेन ड्राफ्ट करना, ऑर्डर 7 CPC। प्लेन ड्राफ्ट करने का जो
वो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और क्रूशियल काम होता है दोस्तों। उसके लिए CPC 7 के तहत प्लेंट ड्राफ्ट होती है, उसमें प्लेंट में रिटर्न कंप्लेंट यानी आपका पूरा स्यूट का प्लेंट में दिया जाता है कि आप क्या आप चाहते हैं, आपका डिस्प्यूट क्या है, उसकी सारी जो फैक्ट होती है डिस्प्यूट की वो प्लेंट में लिखनी होती है दोस्तों। और प्लेंट में पार्टी का नाम, पता, फैक्ट, कब क्या कैसे डिस्प्यूट हुआ, रिलीफ, रेमेडी, आप कोर्ट से क्या चाहते हैं, जैसे कि पोजेशन चाहते हैं, इंजेक्शन चाहते हैं, रिकवरी ऑफ मनी चाहते हैं, क्या चाहते हैं, ये सारी बातें आपको प्लेंट में लिखनी होती है। और अंत में सिग्नेचर और वेरिफिकेशन कंपलसरी होता है, एफिडेविट भी लगता है दोस्तों। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है। उसके बाद दूसरा स्टेप होता है कोर्ट फ़ी और वकालतनामा। हर सूट के साथ एक कोर्ट फ़ी भरनी होती है, जो हर स्टेट में कोर्ट फ़ी के जो परसेंटेज है वो अलग अलग होते हैं। अभी आप ऑनलाइन कोर्ट फ़ी भी भर सकते हैं दोस्तों, और ऑनलाइन भी देख सकते हैं कि अगर आपको सूट फाइल करना है तो वो कितनी अमाउंट का सूट है और उसके ऊपर कितनी कोर्ट फ़ी लगेगी, वो ऑनलाइन आप चेक कर सकते हैं और ऑनलाइन कोर्ट फ़ी आप भर सकते हैं। पहले क्या होता था, जब ऑनलाइन की सुविधा नहीं थी तो आपको कोर्ट फीस के लिए जो सूट के जो स्टैम्प आते हैं वो लेने पड़ते थे दोस्तों, लेकिन अब वो दिक्कत नहीं रही। उसके बाद वकालतनामा, ऑथोराइज वकील आपको रखना होगा उसमें दोस्तों। फिर प्लेंट दाखिल करना, यानी कि जो सूट है उसको दाखिल करने की प्रोसेस अगर हम देखें तो सिविल कोर्ट की रजिस्ट्री में जाकर प्लेंट सबमिट करनी होती है। रजिस्ट्री चेक करेगी डॉक्यूमेंट, फ़ी, जुरिडिक्शन सही है या नहीं। यानी जैसे ही आपने प्लेंट दाखिल की, रजिस्ट्री को दी, उसमें रजिस्ट्री है वो सब देखेगी, जुरिडिक्शन देखेगी, कोर्ट फीस देखेगी और सारे डॉक्यूमेंट प्रॉपर आपने एनेक्स किए हैं कि नहीं, वो सारी बातें देखेगी दोस्तों। उसके बाद स्टेप 4 आएगा, समझ जारी होगा, ऑर्डर 5 CPC। उसमें जो सामने वाली पार्टी होती है, जो विरोधी पक्ष होता है, उसको कोर्ट बुलाती है, उसको नोटिस करेगी और रिटर्न स्टेटमेंट यानी कि डिफेंस दाखिल करना होता है। उसको नोटिस मिलने के बाद जो विरोधी पक्ष होता है उसको अपना रिटर्न स्टेटमेंट यानी कि उसको अपना डिफेंस जो है वो देना होता है वो कोर्ट में दोस्तों। उसके बाद 5वां स्टेप आता है इश्यू का फ्रेमिंग। लेकिन इश्यू फ्रेमिंग कभी कभी क्या होता है, कोई सूट में अगर आपने इंटरिम रिलीफ डिमांड की है यानी कि इंजेक्शन डिमांड किया है तो पहले उसकी सुनवाई होती है, वो डिसाइड हो जाने के बाद इश्यू फ्रेम का स्टेज आता है दोस्तों। इश्यू फ्रेम हो जाने के बाद इश्यू फ्रेमिंग में क्या होता है, जज तय करता है कि असली विवाद क्या है। फॉर एग्जांपल, क्या प्रॉपर्टी प्लेंटिफ की है या डिफेंडेंट की, तो ये इश्यू फ्रेम होते हैं दोस्तों। इश्यू फ्रेम हो जाने के बाद एविडेंस देना होता है, जो प्लेंटिफ होता है उसका एविडेंस शुरू होता है दोस्तों और उसकी ट्रायल शुरू होती है। पार्टी अपने गवाह और दस्तावेज पेश करती है और विरोध पक्ष जो होता है वो जो भी गवाह कोर्ट में पेश होगा प्लेंटिफ का, उसको क्रॉस एग्जामिन करेगा दोस्तों। और इसके बाद जैसे ही प्लेंटिफ का एविडेंस है वो ख़त्म होता है, जैसे ही प्लेंटिफ का एविडेंस पूरा होगा और वो डिक्लेयर करेंगे, उसका लॉयर डिक्लेयर करेगा कि भाई हमारा एविडेंस यहाँ ख़त्म हो गया, अब हम और कुछ नहीं कहना चाहते। उसके बाद जो विरोध पक्ष होता है, सामने वाली पार्टी, उसका डिफेंस का स्टेज है वो चालू होता है। वो अपने डिफेंस में जो भी दस्तावेज है, जो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो कोर्ट में पेश करते हैं और अपने अगर गवाह हो तो वो भी पेश करते हैं। उन गवाहों को जो प्लेंटिफ के लॉयर होते हैं वो क्रॉस एग्जामिन करते हैं। ये दोनों के डिफेंस या डिफेंस का और प्लेंटिफ का एविडेंस जब ख़त्म हो जाए, पहले प्लेंटिफ का एविडेंस ख़त्म होगा, उसके बाद डिफेंस का चालू होगा और डिफेंस जब बोलेगा कि बस अब हमको और कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं पेश करना और ना ही कोई गवाह पेश करना है, ऐसा डिक्लेरेशन, ऐसा पुरसिस देगी कोर्ट में, उसके बाद स्टेप आएगा फाइनल आर्ग्यूमेंट का। दोनों पक्ष की वकील जो है वो अपने जज को कन्विंस करेंगे, अपना अपना पक्ष रखेंगे, अपने आर्ग्यूमेंट रखेंगे। और अगर वो किसी जजमेंट के ऊपर रिलाई करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के या हो या हाई कोर्ट के हो, तो वो जजमेंट वो साइटेशन जो होंगे वो भी पेश करेंगे दोस्तों। उसके बाद कोर्ट जो है वो अपना फैसला सुनाएगी दोस्तों। जजमेंट और डिक्री, ऑर्डर 20 CPC, जज फैसला सुनाता है। डिक्री रिटर्न ऑर्डर होता है जो एनफोर्स किया जा सकता है, यानी रिटर्न
ऑर्डर होता है जिसको एनफोर्स किया जा सकता है। उसके बाद एक बार स्यूट का ट्रायल पूरा हो गया, उसकी डिक्री आ गई, उसका जजमेंट हो गया, उसके बाद क्या होता है? अगर उसके बाद अपील और एग्जीक्यूशन, अगर कोई पक्षकार संतुष्ट नहीं है जो ऑर्डर आया है तो वो उसको चैलेंज करेगा और अपील कर सकता है दोस्तों कोर्ट में, हायर कोर्ट में। और प्लेंटिव जो है जिसके फेवर में जजमेंट आया होगा वो एग्जीक्यूशन पिटीशन लगा सकता है, यानी डिक्री लागू करवाना है, जैसे पोजेशन हो, दिलवाना हो या पैसा वसूल करवाना हो, तो वो उसके लिए एग्जीक्यूशन पिटीशन डालनी होती है दोस्तों। अगर प्रैक्टिकल टिप्स देखी जाए सिविल सूट फाइल करने की तो क्या हो सकती है? ड्राफ्टिंग में फैक्ट जो है वो आपको साफ साफ और सिंपल लिखने हैं, यानी जो फैक्ट है वो साफ साफ और सिंपल लैंग्वेज में लिखने हैं ताकि कोई कन्फ्यूज़न और कॉम्प्लेक्स पैदा ना हो दोस्तों। लिमिटेशन पीरियड है वो मिस करना ना भूले। आपको लिमिटेशन पीरियड, आप कोई भी सूट फाइल करते हो तो उसमें उसकी लिमिटेशन क्या दी गई है कानून में वो आपको जाननी बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। अगर लिमिटेशन चली गई है तो आपको उसके साथ डिले कॉन्डोन की एक एप्लीकेशन लगानी होती है दोस्तों। वो कोर्ट डिसाइड करेगी पहले। अगर डिले आपका कॉन्डोन हो जाता है तो फिर सूट जो है वो पार्टी फाइल कर सकती है, सूट हो या अपील हो या कुछ भी रिवीजन हो। अगर लिमिटेशन पीरियड ख़त्म हो गया है तो डिले की एप्लीकेशन लगाना कंपलसरी है। अगर आप विदाउट डिले की एप्लीकेशन लगाए सूट फाइल करेंगे या तो रिवीजन या अपील फाइल करेंगे तो वो आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। कोर्ट जो है वो आपका सूट हो या रिवीजन हो या अपील हो वो डिसमिस कर सकती है लिमिटेशन के आधार के पर। प्रॉपर डॉक्यूमेंट और एविडेंस है वो आपको इकट्ठा करके एनेक्स करने हैं दोस्तों। जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होंगे वो उसमें आपको लगाने होते हैं दोस्तों। और लॉयर की मदद ज़रूरी है क्योंकि टेक्निकल मिस्टेक से केस खारिज हो सकता है। सिविल केस जो होता है उसमें लॉयर की मदद लेनी बहुत ही ज़रूरी होती है क्योंकि उसमें टेक्निकल अगर कोई खामी रह जाती है तो आपका सूट जो है वो डिसमिस होने के चांस दोस्तों बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने समझा कि सिविल सूट है वो फाइल कैसे होता है, उसमें कौन कौन सी बातें हमको ध्यान रखनी होती है, सिविल सूट फाइल करने की कंडीशंस क्या होती है, जैसे कि कॉज ऑफ एक्शन है, ज्यूरिडिक्शन है, ये सारी चर्चा हमने की, लिमिटेशन है। तो दोस्तों अगर आप स्टूडेंट है, कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सीपीसी है ये उसका कोर्स सब्जेक्ट होता है। सीपीसी के रिलेटेड एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। और अगर आप सामान्य नागरिक है तो ये सिविल सूट की जो अभी वीडियो आपने देखी ये आपको आपके हक दिलाने में ज़रूर मदद रूप होगा दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर करें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। फिर से नए वीडियो के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ आपके समक्ष जल्द ही मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। जय हिंद। और हाँ, कायदानी बातों से जुड़े रहें और अपग्रेड रहें।